एवरीवन, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा। बेटा, हमने जो चैप्टर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है उसकी हमने 2 दिन हमने उसकी क्लास ले ली है। लास्ट के 3 टॉपिक बच रहे हैं बेटा, वो हम अब फटाफट से कवर कर लेते हैं, फिर हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड टॉपिक है हमारा जो हमने कल तक हमने पढ़ लिया था। हमने कल कलेक्टर तक पढ़ लिया था बेटा। आज हम पढ़ेंगे सेना के बारे में। एक शक्तिशाली सेना के कारण ही अंग्रेज एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर पाए थे। मतलब कि अंग्रेजों के पास बहुत ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल सेना थी। सेना 3 उद्देश्यों की पूर्ति करती थी। नए क्षेत्रों पर विजय करना थी। उनके मेन सिर्फ 3 ही काम थे। कौन कौन से? एक तो नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना, मतलब कि युद्ध करना और उस पर विजय प्राप्त करना। दूसरा, अन्य यूरोपीय प्रतिद्वंदी से ब्रिटिश सेनाओं की रक्षा करना, मतलब कि जो उसके कॉम्पिटिटर थे, जो व्यापार में उसके कॉम्पिटिटर थे, जैसे डच आ गए, पुर्तगाली आ गए, फिर फ्रांसीसी आ गए, तो उनसे कंपटीशन करके, उनसे प्रतिद्वंदता मतलब कि कंपटीशन होता है उनको करके, और ब्रिटिश सीमाओं की रक्षा करना। थर्ड है भारतीय शासकों के विद्रोहों का दमन, मतलब कि भारतीय शासक थे उनको पूरी तरीके से खत्म कर भारत पर पूरा अपना कब्जा जमाना। देखिए नेक्स्ट, सेना में भारतीय सिपाहियों की भर्ती सर्वप्रथम कर्नाटक युद्ध में के दौरान हुई। मतलब कि जो ब्रिटिश जो सेना थी उसमें सर्वप्रथम जब इंडियंस को लिया गया, इंडिया की सेना बनाई गई, वो कर्नाटक युद्ध में बनाई गई। उनकी बड़ी संख्या में नियुक्ति होती थी, मतलब कि जो बहुत बड़ी संख्या में उनको लिया जाता था, तथा नवीनतम हथियारों तथा गोला बारूद के प्रयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। मतलब कि उनको फिर एक तरीके से उनको ट्रेन किया जाता था गोला बारूदों को चलाने के लिए, और जो बंदूकें थी उनको यूज करने के लिए उनको शिक्षा दी जाती थी, उनको ट्रेन किया जाता था। परंतु भारतीय सिपाही को पदोन्नति सूबेदार के स्तर से ऊपर नहीं होती थी। पर ब्रिटिश जो सेना थी उसमें इंडियंस को रखा तो जाता था, लेकिन उनको सूबेदार से ऊपर नहीं रखा जाता था। इस भेदभाव के बावजूद भी भारतीय सैनिक अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्त थे। मतलब कि उनके साथ इतना ज्यादा सेना, वो अपनी जान जोखिम में डालते थे, वो पूरा सेना में रहकर सारे काम करते थे, परंतु फिर भी उनको उनके साथ में बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। सूबेदार से ज्यादा ऊपर उनको नहीं रखा जाता था, फिर भी वो अंग्रेजों के प्रति बहुत ज्यादा वफादार थे। उनके असंतोष की अभिव्यक्ति सन 1857 के विरोध में हुई। मतलब बेटा 1857 में विरोध हुआ था, मंगल पांडे के द्वारा किया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे थे, बहुत सारा गलत काम हो रहे थे। तो 1857 की जो क्रांति थी वो बेटा यही क्रांति थी कि इंडियंस ने, इंडिया की सेना थी, उन्होंने अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी। थर्ड पॉइंट है हमारा पुलिस का। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में एक नियमित एवं स्थायी पुलिस दल का गठन किया जो कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। मतलब कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक पुलिस की स्थापना करी। ठीक है, पुलिस के दल की स्थापना करी। उसका मेन काम क्या था? उसका मेन काम था व्यवस्था और कानूनों को बनाए रखना। पुलिस जिला अधिकारियों को अपने दायित्व की निर्वाह में सहायता देती थी। मतलब कि जो पुलिस थे वो जिला अधिकारी, जो कलेक्टर हुआ करते थे, कलेक्टर होते हैं जिला अधिकारी, उनकी सहायता देती, उनको सहायता करती थी। प्रत्येक जिले को थाने में संगठित किया जाता था। प्रत्येक थाने का अध्यक्ष एक दरोगा होता था, जो कि आप लोगों को पता है। और प्लीज आप इस लाइन, प्रत्येक थाने का अध्यक्ष कौन होता था? क्वेश्चन यहाँ बनता है, प्रत्येक थाने का अध्यक्ष दरोगा होता था। कस्बों और गांव के कर्मशः कोतवाल एवं चौकीदार होते थे। मतलब कि जो कस्बे होते थे, कस्बों में कोतवाल होते थे हेड, और गांव होते थे, गांव में चौकीदार होते थे। जैसे कि पुलिस में दरोगा होते हैं, ठीक है, वैसे ही कस्बों में कोतवाल हुआ करते थे और गांव में चौकीदार हुआ करते थे। बाद में चलकर पुलिस जिला अधीक्षक का पद भी शुरू हो गया, जो संपूर्ण जिले की देखभाल करता था। मतलब कि उसके बाद धीरे धीरे जब पुलिस को ज्यादा माना गया, पुलिस ज्यादा अच्छे से काम करने लगी, लोग भी मानने लगे, तो उसका धीरे धीरे चल के पुलिस जिला अधीक्षक का पद भी शुरू कर दिया। सेना के ही समान पुलिस में भी उच्चतर पद अंग्रेजों के लिए आरक्षित थे तथा भारतीयों के से बाहर रखा गया था। मतलब कि सेना के साथ साथ, जैसे सेना में मेन जो बड़ी बड़ी पोस्ट थी वो किनको दी जाती थी? वो दी जाती थी अंग्रेजों को। तो ऐसे ही अंग्रेज पुलिस में भी अपनी बड़ी बड़ी पोस्ट रखा करते थे। भारतीयों को इससे बाहर रखा जाता था। मतलब कि भारतीयों को बड़े हेड के पदों पर नहीं रखा जाता था।
पुलिस को अपराधियों, डकैतियों एवं ठगी आदि के दमन में अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई, परंतु फिर भी पुलिस विभाग जनता में लोकप्रिय न हो सका। लेकिन निम्न श्रेणियों में बहुत से पुलिसकर्मी जनता के सहानुभूति नहीं रखते थे, उनकी नीति दमन पूर्वक थी तथा वे भ्रष्ट थे। मतलब कि कई जगहों पर पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रही थी, वो लोगों के प्रति सजग थी, अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन आप लोगों ने ये चीज देखी कि पुलिस में जो भी बड़े बड़े पद थे वो अब भी किसको दिए जाते थे? अंग्रेजों को दिए जाते थे। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग भ्रष्ट थे और उन लोगों का मेन यही काम था कि हमारा भला होता रहे, बाकी जाए सारे भाड़ में। फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, वो है न्यायपालिका। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारतवर्ष में कोई समान न्याय संहिता नहीं थी और भारतवासी स्थानीय प्रथाओं एवं परंपराओं पर आधारित नियम कानूनों का पालन करते थे। मतलब कि कोई स्पेशल न्याय संहिता नहीं बनाई गई, कोई उनके लिए स्पेशल कानून नहीं बनाए गए। मतलब जो परंपराओं से चलती आ रही थी नियम कानून, उन्हीं को ही भारत फॉलो कर रहे थे। प्रारंभ में कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने बहुत समय से चली आ रही व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया। अंग्रेज कानूनों को केवल यूरोपीय लोगों पर ही लागू करते थे। मतलब कि जो भारतीयों की परंपरा थी वो काफी लंबे समय से चलती आ रही थी। ठीक है, तो कुछ टाइम तक तो अंग्रेजों ने उसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया, हस्तक्षेप नहीं किया। हस्तक्षेप मतलब दखल अंदाजी नहीं थी। लेकिन और अगर कोई रूल बनता था, ब्रिटिश सरकार कोई रूल बनाती थी, रूल्स बनाती थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशों के लिए ही बनाती थी। परंतु शीघ्र ही एक समान कानून संहिता प्रारंभ करने के लिए बाध्य हुए, क्योंकि दो प्रकार के कानूनों का पालन भ्रांति उत्पन्न कर रहा था। मतलब कि क्या हुआ कि जैसे अभी तक हमने देखा कि जो भारतीय थे वो अपने परंपराओं से जो कानून चलते आ रहे थे उनको फॉलो कर रहे थे। ठीक है, और जो ये थे क्या कहते हैं अंग्रेज थे, उनके लिए अपने रूल्स बन रहे थे। लेकिन क्या हुआ बेटा, ऐसे अलग अलग रूल से नहीं चल सकता देश। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, जल्दी आगे जाके रूल्स एक ही बनाए गए जो कि सेम ब्रिटिशों पे भी लागू हो रहे थे और भारतीयों पे भी। लॉर्ड कॉर्नवालिस से पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्यायिक व्यवस्था को सुधारने के पर्याप्त अभिरुचि ली थी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कोलकाता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। बेटा इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, कोलकाता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की। बेटा अभी तक आप लोग को यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय वो दिल्ली में है, लेकिन बेटा दिल्ली से पहले सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापना की गई थी, जो थी 1774 में। धीरे धीरे न्यायपालिका की एक स्तरीय प्रणाली विकसित हुई। जिला स्तर पर दो न्यायालय हुआ करते थे, फौजदारी एवं दीवानी। बेटा ये चीज हम पढ़ के आ चुके हैं, फौजदारी और दीवानी मामले हमने सिविक्स में कवर कर लिए। मौलवी एवं पंडित यूरोपीय जिला कलेक्टर जो दीवानी न्यायालयों की अध्यक्षता करते थे के लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। मतलब कि क्या होता था बेटा कि जो ये मौलवी हो गए, ये जो पंडित हो गए, ये लोग क्या करते थे कि ये लोग अपने, जैसे कि आप लोगों को पता है सरपंच वगैरह हुआ करते थे, जैसे पहले पुरोहितों ने जो कह दिया, मुसलमानों के लिए मौलवियों ने जो कह दिया, वो उनके लिए पत्थर की लकीर होता था। तो क्या होता था, धीरे धीरे वो लोग भी कानूनों की व्याख्या करने लगे, मतलब कि कानूनों को जनता को समझाने लगे। फौजदारी न्यायालय अभी भी काजी एवं मुफ्ती अधीन थे। फौजदारी मामले, फौजदारी से रिलेटेड है, मार धाड़ वाले जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, वो अभी भी मौलवी और मुफ्ती ही संभालते थे। परंतु ये कलेक्टर की ही देखरेख में थे। मतलब कि मौलवी और मुफ्ती फौजदारी मामले तो संभालते थे, लेकिन वो किसकी उसमें अधीन काम करते थे, वो कलेक्टर के अधीन काम करते थे। और कलेक्टर कहां से बनाया जाता था, ब्रिटिश सेना में से बनाया जाता था। मतलब वही चीज आ गई कि उनको कोई ओहदा तो दिया गया मुसलमानों को, लेकिन क्या हुआ कि वो किसके अंडर रहकर काम करेंगे, अंग्रेजों के अंडर रहकर काम करेंगे। बंबई, कोलकाता एवं मद्रास आदि प्रेसिडेंसी नगरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। वही चीज हम कल पढ़ चुके हैं, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जो थे वो उच्च प्रेसिडेंसी थे, और 3 प्रेसिडेंसी थे, और इनमें उच्च न्यायालयों की भी स्थापना की गई, मतलब हाई कोर्ट भी बनाए गए। कॉर्नवालिस संहिता 1793 में लागू की गई। अंडरलाइन करिए, कॉर्नवालिस संहिता 1793 में लागू की गई। यह भू राजस्व मामले तथा पुलिस व्यवस्था से संबंधित थी। अंडरलाइन करिए आगे भी, यह दीवानी, फौजदारी, व्यवसायी, भू राजस्व तथा पुलिस व्यवस्था से संबंधित थी। यहाँ क्वेश्चन बनता है कॉर्नवालिस संहिता कब लागू हुई। कॉर्नवालिस संहिता 1793 में लागू हुई। दूसरा क्वेश्चन बनता है कॉर्नवालिस संहिता किससे संबंधित थी। कॉर्नवालिस संहिता में क्या क्या आता था, दीवानी मामले,
फौजदारी मामले, व्यवसायिक मामले, भू राजस्व मामले और पुलिस व्यवस्था। इसमें कहा गया कि न्यायिक प्रणाली लिखित नियमों और कानूनों पर लागू होगी। मतलब कि ये बात रखी गई कि जो न्याय प्रणाली है, अगर किसी को न्याय दिया जाएगा या कोई केस होगा तो वो मौखिक रूप में नहीं होगा, अब उनको लिखना शुरू हुआ, जो कि अब आज हमारे होते हैं, जैसे कि सब चीजों के क्या होते हैं, प्रूफ होते हैं कि कब वो फैसला कब हुआ या कब किसने किस पर केस डाला। नए सदियों से चली आ रही प्रथा और रीति रिवाज पर, मतलब कि वही चीज हो गई कि अब सारी चीजें प्रेजेंट में जो होंगी वो लिखित रूप में होगी, उनको लिखा जाएगा, ना कि रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग होगा। इसीलिए कुछ भारतीय परंपराओं को कानूनों के रूप में रखा गया, इसीलिए कुछ भारतीय परंपराएं थी वो कानून भी बन गई थी। इससे कानून समान हो गए और उन्हें लागू करना आसान हो गया। मतलब कि कुछ हिंदुओं की परंपराओं को भी लेके कानून बना दिए, कुछ ब्रिटिशों का हो गया, तो क्या हुआ, दोनों इक्वल हो गए। इसलिए आनाकानी करने में किसी ने मना नहीं करी कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे। भारतीय परंपराओं को कानूनों का रूप देने का उद्देश्य से 1833 में विधि आयोग की स्थापना की गई। अंडरलाइन करिए, 1833 में विधि आयोग की स्थापना की गई। और विधि आयोग का अर्थ क्या है? विधि आयोग का अर्थ है भारतीय परंपराओं को कानून का रूप देना। 2 क्वेश्चन बन गए बेटा यहां पर भी। इसमें भारतीय दंड संहिता का संकलन किया गया, विधिक शासन की संकल्पना अथवा धारणा को भी प्रारंभ किया गया, जिसका अर्थ है जाति, लिंग, धर्म, सामाजिक स्थिति अथवा आर्थिक स्तर से भेदभाव के बिना कानून सबके लिए समान है। मतलब वही चीज है, विधिक शासन की स्थापना की गई। फिर से अंडरलाइन कर लीजिए विधिक शासन को, और उसके बाद में आप देख सकते हैं उसका मीनिंग क्या था कि कानून सबके लिए समान है, कानून के अगेंस्ट कोई नहीं जाएगा, चाहे वो जाति, धर्म जो भी है, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर सभी को समान रखा जाएगा। परंतु फिर भी यूरोपियन के मुकदमों की सुनवाई विशेष अदालत में अंग्रेज न्यायाधीश द्वारा होती थी। सभी को समान रखा गया, चाहे वो गरीब है, अमीर है, आदमी है, औरत है या फिर किसी भी जाति का है, सभी को समान रखा गया। लेकिन फिर भी जो यूरोप के जो लोग थे, उनका अगर कोई मुकदमा होता था तो वो सिर्फ और सिर्फ अदालतों में ही सुनवाई की जाती थी। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। प्लीज आप इस चैप्टर को रीड करिए, हार्ड वर्ड देखिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाइए। कुछ नहीं समझ में आता तो प्लीज मुझसे पूछिए और अपनी जो एक्सरसाइजेस है उसको फाइंड आउट करिए। ओके, थैंक यू।